दोस्तों, यह कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूट करके उनका कत्ल कर देती थी। पर फिर एक दिन ऐसा एक मुसाफिर आया जिसने उन सबकी जिंदगी बदल दी। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोस्त के कारण उसे देश से निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार बोला, महाराज, मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्र हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि मैं आपके दर्शन करता जाऊं। साधु ने महेंद्र की गुप्त की बात सुनकर के कहा, वत्स, तुम नेक दिल इंसान हो और प्रदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। तुम उन बातों का अमल करना। प्रदेश में यह बातें तुम्हें अवश्य ही काम आएंगी। पहली यह है कि परदेश में किस एक से भले दो होते हैं। दूसरी यह है कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी पड़े तो बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना। और यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुना करके अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, यह मेरी 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुन करके साधु को प्रणाम करके राजकुमार परदेश चल पड़ा। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर के उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकल करके गिर गया। महेंद्र ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे उस पर बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह है कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह है कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी। और फिर सफर में एक से भले 2 होते हैं और इससे बात करते हुए दिन भी आसानी से कट जाएंगे। यह सब सोच करके महेंद्र गुप्त ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसके साथ वह कछुआ और उसका बच्चा हो लिए। दोस्तों, कुछ दिनों के सफर के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कुछ कछुए के बच्चे से बोला कि तुम यहाँ बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। यह कह करके महेंद्र गुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसने से तुरंत ही राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में जब कछुए की नजर महेंद्र गुप्त के ऊपर पड़ी तो वह उसे मारा हुआ देख करके बहुत घबराया और महेंद्र गुप्त के ऊपर बैठ करके रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जो ही उसने महेंद्र गुप्त की आंखें निकालनी चाही तो ही कछुए ने झपट करके कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज सुन करके सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने का कछुए के ऊपर बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर के कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कह करके सांप ने कटी हुई जगह पर मुंह रख करके महेंद्र गुप्त के शरीर से विष खींच लिया और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है तो उसने जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब महेंद्र गुप्त को होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर के महेंद्र गुप्त के मन में साधु की बताई हुई पहली बात खटकी। सोचा, साधु की एक बात तो कम से कम काम आई, एक से भले 2 होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे समुद्र किनारे जा पहुंचे तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल आऊं। उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। महेंद्र गुप्त ने उसे आ जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उसी जंगल में ठहर गया जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था। उसी जंगल में दोस्तों वहां से कुछ ही दूर एक ठग का परिवार रहता था।
ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उनकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर कोई यात्री उस जंगल से गुजरता तो उसके पास कुछ कीमती होता तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों के बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 लाल हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहाँ ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल जाएं तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे। परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देख करके उन्होंने सोचा कि यह वही पथिक हो सकता है जिसके पास लाल हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करते हुए बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्र को देखा तो वह उसे दिलो जान से उस पर मर गई और पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ ना तो कह सकी, लेकिन मन ही मन में उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ ही देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो उसने खाने से पहले एक निवाला तोड़ा और जैसे ही उसे खाने को हुआ तभी उसे साधु की कही हुई दूसरी बात याद आई। उसने थाली से थोड़ा सा भोजन निकाल करके कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस कुत्ते ने वह भोजन खाया वह तुरंत ही मर गया। यह देख करके महेंद्र गुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन ही मन सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आ गई। अपने इस साल को असफल होते देख करके ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने महेंद्र गुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ, पथिक ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार अब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिन के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात भी याद आई कि प्रदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ करके ही सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो नीचे उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा कि कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे हैं। सोचा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु को धन्यवाद किया और पास ही पड़ी हुई टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन होगा। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर के आई और कहने लगी, प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे माफ, मैं तुम्हें साफ साफ बचा लूंगी। यह कह करके ठग की छोटी बेटी वहां से चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके थे तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा, अब तक तो पथिक जल करके राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है तो उसके क्रोध की कोई सीमा ना रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली कि हे पथिक, या तो अपने चारों लाल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। उसी समय महेंद्र गुप्त को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में जब फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुना करके अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्र गुप्त ने यह सब सोच करके लड़के से कहा, मेरे पास लाल नहीं है। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो लड़की, एक बंजारा था, उसके पास एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। वो कुत्ता बहुत ही समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के कारण बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी के कारण बलि चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर के
एक शहर में साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 10,000 के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 रुपए की बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोच करके उसने बंजारे को 10,000 रुपए दे दिए। कुछ ही समय बीता था कि एक दिन रात को सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भूखूंगा तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और यह डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। तो वो चुपचाप बस उनको देखता ही रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए माल को लेकर के निकल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल ले जाएं, पर अब उसको वो लेकर कहीं भी नहीं जा रहा था। दोस्तों, रात पूरी होने के बाद दिन निकलने ही वाला था। डाकू ने सोचा कि उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया जाए। सोचा बाद में आकर के आराम से निकाल लेंगे। कुत्ता डाकुओं की सब करामात देख करके चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल करके ले गए। सेठ रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह नमक हराम तो एक बार भी नहीं भूखा। दोस्तों, अब तब भी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़ करके खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख करके पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी सुननी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे हो लिए। सबको लेकर के कुत्ता उसी तालाब पर पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था, और तालाब में घुस करके अशर्फियों से भरी थैली अपने मुंह में दबा करके बाहर आया। तुरंत सेठ के नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा धन बरामद कर लिया। सब देख करके सेठ की आंखों में आंसू निकले। कुत्ते से कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। सेठ ने वही कागज मंगवाया और बंजारे के नाम एक चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए हैं। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी 10, 20, 50,000 की जरूरत हो तो मेरे पास आकर के ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग करके नम आंखों से उसे विदा करता है। कुत्ता घूमता घामता जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन मन में आग लग जाती है और कहता है कि मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रख करके आया था, तो वहां से भाग आया, तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। और गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाल करके कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़ करके वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी, तब वह बंजारा जो पर्ची निकाल करके उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही बंजारा रोने लगता है। वह दहाड़े मार मार कर खून के आंसू रोता है, पर अब भला क्या हो सकता था। बंजारे की कहानी सुना महेंद्र गुप्त ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो। लड़की, एक राजा के पास एक बहुत समझदार पढ़ाया हुआ तोता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा के स्नान कराने के लिए ले गया और उसको घाट पर बैठा करके स्वयं स्नान करने लगा। तभी तोते की नज़र सामने अमरफल पर पड़ी, जो पास ही में नदी में बहता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। वह उसको नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसको वह अमरफल देता हुआ बोला, महाराज, यह अमरफल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमरफल खाकर क्या करूँगा, अपने बाग में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब सब कुटुंब के लोगों को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौट करके राजा ने वह फल माली को दे दिया और उससे कहा कि इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े दिनों बाद पेड़ फल फूल गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पक करके पेड़ से नीचे गिर गया। उसे सांप ने सूंघ लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर के राजा के पास आया। राजा फल को देख करके बहुत खुश हुआ और कुछ सोच करके वो फल पहले कुत्ते को खाने को दे दिया, क्योंकि राजा बड़ा ही नीतिवादी और विचारवान था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जो ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देख करके राजा ने क्रोधित होकर के अपने तोते से कहा, बेईमान, तू हमें जहर दे करके मारना चाहता था। यह कह करके राजा ने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई भी इस फल को ना खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सास और बहू में भीषण लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकल करके कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी। यह कहकर वह बाग में आई और जैसे ही उसने फल को तोड़कर खाया तो वह 16 साल की युवती में बदल गई।
जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते हुए देर नहीं लगी। राजा को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगा, वास्तव में यह अमर फल ही है। मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी महेंद्र गुप्त से कहा कि आज तो तूने मुझे बातों में उलझा लिया है, अपनी जान भी तुमने बचा ली है, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी। जब ठग की बेटी छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्र गुप्त जिंदा है और बिल्कुल सही है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, अपनी बहन को दिखाने के लिए उसने ऊपरी मन से उसने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं आज इससे लाल ले ही लूंगी, इसको लाल लिए बिना छोड़ने वाली नहीं हूँ। दिन बीता और रात हुई। तब तक ठग की छोटी बेटी महेंद्र गुप्त के पास आई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। दोस्तों, महेंद्रगुप्त बोला कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल हट करके उन्हें मार डालती हैं। फिर वह बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है। दिलो जान से तुम्हारी दासी हूँ, तुम जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर के महेंद्रगुप्त बोला, प्रिय, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल भी करता है कि हर पल तुम्हारे ही पास रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल औरत हो और तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर के ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो फिर वो लाल कहाँ है? महेंद्रगुप्त ने कहा, वो चारों लाल मेरी जांग में बंधे हुए हैं, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुनकर के ठग की छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की ही प्यासी हूँ। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर के महेंद्रगुप्त बोला, जो कुछ तुमने कहा है वह सब तो ठीक है, लेकिन यह प्यार और प्रेम की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे माँ और बाप और भाइयों को इसका पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं दूर रहेंगे जहाँ मेरे भाई और बाप ना पहुँच सकें। महेंद्रगुप्त बोला, पर यह सब कैसे होगा? वह बोली कि यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊँट हैं, एक तो दिन में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उसमें से सबसे बड़ी वाली को खोल लाना, तब तक हम दोनों के लिए कुछ धन बांध करके रख लूंगी। जब आधी रात हुई तो महेंद्रगुप्त ऊँटनी को खोलने के लिए चला गया। महेंद्रगुप्त ऊँटनी तो ले आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी के स्थान पर छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर के ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुक करके खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊँटनी को खड़ी देख करके महेंद्रगुप्त और ठग की बेटी होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो उसने पाया कि छोटी ऊँटनी भी गायब है और वहीं बड़ी वहीं है। सोचा ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा और ऊँटनी पर सवार होकर के उसने तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महेंद्रगुप्त और उसकी बेटी ठहरे हुए थे। महेंद्रगुप्त ने जब उसको आते हुए देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो वो तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़के ने कहा, घबराओ मत, जो मैं कहती हूँ वैसे करो, उसे ध्यान से सुनो और जाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा तो पेड़ पर चढ़ेगा, तो मैं चुपके से बड़े वाली ऊँटनी के ऊपर चढ़ करके उसको तुम्हारी डाली के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम उस पर कूद करके बैठ जाना, इस प्रकार हम दोनों बच करके साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर के महेंद्रगुप्त तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तब तक वह ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख करके उसकी बेटी ने फंड करते हुए कहा, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखे से यहाँ भगा लाया है, आप इसे छोड़ना नहीं। यह सुनकर के गुस्से से तिल मिलाया हुआ ठग महेंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा। जैसे ही ऊँटनी से उतरा, उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के ऊँटनी से उतरते ही मौका देख करके ठग की बेटी ऊँटनी पर चढ़ करके उसे महेंद्रगुप्त के डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्रगुप्त तुरंत कूद करके उसके ऊपर बैठ गया। महेंद्रगुप्त के बैठते ही ठग की बेटी ऊँटनी को दौड़ा दिया और ठग हाथ देखता ही रह गया। ठग की बेटी और महेंद्रगुप्त कई दिनों तक रास्ता तय करके एक शहर में पहुंचे।
और दोनों वहीं बस गए। वहां महेंद्रगुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की इस अवधि पूरी हुई तब वह उसको लेकर के अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी करता हंसता खेलता जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि महेंद्रगुप्त और ठग की बेटी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है।